हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर वाले बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर एनईपी पाठ्यक्रम के ऊपर बेस्ड हिंदी भाषा और संस्कृति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज। साथ ही में हम आपको इनके आंसर्स भी समझाएंगे। पूरा सिलेबस कवर होगा। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं मैं कि ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जो आपके पूरी फर्स्ट ईयर एग्जाम में हम आपके साथ रहने वाले हैं। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी या बीए, कोई भी स्ट्रीम हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए इंदौर की पाठशाला। और वहाँ आप अपना जो भी टाइम टेबल है और सिलेबस है आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं, ताकि हम उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो लेकर आ सकेंगे। और गाइज, यही चैनल है जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और आप अपने सारे दोस्तों को कॉलेज ग्रुप्स में ज़रूर वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि पर्टिकुलरली आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उनको क्वेश्चंस मिलते नहीं हैं और वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे परसेंट आएंगे। अभी इंदौर के डीएवीवी, भोपाल के बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटीज़ और भी जगह जगह के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ। आई होप आपका और हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा रहेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इकाई एक भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति से स्टार्ट करने वाले हैं। गाइज, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हिंदी में बहुत ज़्यादा बच्चों को या सप्लीमेंट्री आती है या एटीकेटी आ जाती है, क्योंकि बच्चे हिंदी को काफ़ी लाइटली ले लेते हैं। एक तो हिंदी और एक आपका भारत बोध, ये दो सब्जेक्ट जो हैं आपके लिए वो थोड़े से टेक्निकल होने वाले हैं, क्योंकि हिंदी में भी आपको अच्छे से पढ़ के प्रॉपर लिखना पड़ेगा, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा। और आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपनी ओन लैंग्वेज में भी नहीं लिख सकते, थोड़ा बहुत आपको कीवर्ड यहाँ से चूज़ करना पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरा रट के जाओ, लेकिन कीवर्ड्स आपको याद करना पड़ेंगे जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलें। वरना काफ़ी सारे बच्चों को ये रहता है कि सर पेपर बहुत अच्छे गए, सारे पेपर अच्छे गए, बट हिंदी में एक्सपेक्टेड कम मार्क्स आए। या किन्हीं बच्चों को सप्लीमेंट्री आने का रीज़न भी ये होता है कि वो हिंदी बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में लिखते हैं, जिससे नंबर कटते हैं। तो आप थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय ज्ञान परंपरा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है और इसका आपको परिचय देना है। इसमें पहला, भारतीय ज्ञान परंपरा दुनिया की सबसे प्राचीन, समृद्ध, निरंतर प्रभावित होने वाली बौद्धिक धाराओं में से एक है। देखिए, आपको पता है भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत प्राचीन है, समृद्ध है मतलब पहले से डेवलप्ड है, और निरंतर प्रभावित होने वाली मतलब कंटिन्यूसली फ्लोइंग, आज तक चलने वाली परंपरा और बौद्धिक धाराओं में से एक है। हमारे यहाँ पे हमारी जड़ें हमारे वेद, उपनिषद, वेदों के अंग, पुराण और दर्शन शास्त्र में समाहित है। इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें हम आध्यात्म और विज्ञान, आपको ये पता होगा कि प्राचीन भारत, जब लोग जो है विज्ञान के बारे में समझते भी नहीं थे, तब से ही भारतीय परंपरा में विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व रहा है। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो लोग आज रिसर्च कर रहे हैं उसका भी कहीं ना कहीं बेस हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण हैं। भौतिकता और नैतिकता का सुंदर समन्वय हमको भारतीय ज्ञान परंपरा में देखने को मिलता है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को एक परिवार माना गया है। आप जानते हैं कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा हमें ये सिखाती है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी में जितने भी आप बोलो देश है, वो सब हमारा परिवार है। हम वासुदेव कुटुंबकम को मानते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का संदेश देते हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेदा है जो स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित है, खगोल शास्त्र है जो ज्योतिष एवं गणित से संबंध है, इसके अलावा योग है जो हमें बताता है कि दुनिया में किस तरीके से रहना है, और आज लोग इन्हें अपना रहे हैं। इंडिया में नहीं, विदेशों में भी हमारे आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, योग का बहुत महत्व है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मान के चलिए पेपर में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। सेकंड है, महर्षि पाणिनि का जीवन एवं उनका दर्शन समझाइए। परिचय पहले थोड़ा इनके बारे में जानना जरूरी है। तो महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के महान व्याकरण शास्त्री थे। इनका जन्म शालातुर, वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर के पास हुआ था। अष्टाध्यायी
पाणिनि की सबसे प्रसिद्ध कृति इनका अष्टाध्यायी है। इसमें 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र यानी फॉर्मूलाज हैं। ये दुनिया का पहला वैज्ञानिक व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। ध्यान रखना है आपको। देखिए, जो व्याकरण ग्रंथ है दुनिया का सबसे पुराना और वैज्ञानिक, उसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। और ये किसने लिखा है? महर्षि पाणिनि ने। दर्शन एवं महत्व। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के प्रत्येक शब्द की संरचना, उनकी ध्वनि या साउंड कैसा निकलता है, उनके नियम को वैज्ञानिक तरीके से समझाया है। देखिए, संस्कृत भाषा हमारी वैज्ञानिक भाषा ही है। इसके जो जो स्वर निकलते हैं या जो इनकी रचना हुई है वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से हुई है। इनके व्याकरण के नियम इतने सटीक हैं कि जो हमारा कंप्यूटर विज्ञान है या एआई है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भाषा मॉडल भी इनकी संरचना से प्रेरणा लेते हैं। मतलब आज भी जो एआई वगैरह चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं अष्ट अध्यायी से रिलेटेड है और इनसे इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ते हैं। इकाई 2 में हम आ जाते हैं गद्य एवं पद्य खंड साहित्य परिचय। देखिए, सबसे पहले तो देखो, आप हिंदी जब भी पढ़ते हो, आपने 10th 11th 12th या छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो, आपको पता होगा कि हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको जो भी चैप्टर आ रहे हैं आपको उनका सारांश, समरी पता होना चाहिए। साथ में जितने भी कवि और लेखक है उनका जीवन परिचय पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर सकते हैं। उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के एंड में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। और हमारी आपको प्लेलिस्ट जो हमने बना रखी है अलग से रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के नाम से, वहाँ जाकर भी मैं उस प्लेलिस्ट में उस वीडियो को ऐड कर दूंगा। तो आप जाकर चैप्टर की समरी देख सकते हैं और कवियों के परिचय और लेखक परिचय भी देख सकते हैं डिटेल में। यहाँ पर पूछा है मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि का केंद्रीय भाव लिखिए। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी कविता के द्विवेदी युग के प्रमुख स्तंभ है। देखो, आपको पता है कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं हिंदी कविता के। उसमें मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदी युग से संबंधित है। अब मातृभूमि कविता में जो कवि हैं उन्होंने अपनी जन्मभूमि के प्रति अपना प्रेम बताया है, भक्ति और समर्पण की भावना को व्यक्त करा है। कवि कहते हैं कि जो मातृभूमि है ना, हम उसकी धूल में खेल कूद कर ही बड़े हैं। हमारा शरीर का जो पोषण हुआ है वहीं पर हुआ है। जो नदियां हैं, पर्वत है, हरियाली है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वो हमारे मन को मुग्ध कर देता है, यानी हमारे मन को मोह लेता है। ईश्वर से वो प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्मांतर तक उन्हें इसी पावन भूमि में जन्म मिले, वह अपने प्राण भी देश के प्रति समर्पित कर सकें, उनको सेवा मिले करने के लिए। देखिए, ये शॉर्ट में है, डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने वीडियो डाल रखी है, आप जाके ज़रूर देखिएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र की कहानी शतरंज के खिलाड़ी का सारांश लिखिए। पहले, मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के सम्राट माने जाते हैं, जिन्हें उपन्यास और कहानी दोनों विधाओं में महारत हासिल है। आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। अब जो इनकी रचना शतरंज के खिलाड़ी, ये कहानी नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल अवध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें लखनऊ के 2 रईस पात्र हैं, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, उनका वर्णन किया गया है, जो हर वक्त शतरंज खेल में डूबे रहते थे। एक तरफ क्या हो रहा था कि देश में अंग्रेजों का राजनीतिक संकट मंडरा रहा था। राजा अपनी ही, मतलब आपने सुना होगा ना, राजा अपने विलासिता में खोए रहते थे, जनता परेशान हो रही है, लेकिन राजाओं को अपने शौक से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। वैसे ये दोनों को देश और दुनिया की कोई सूध नहीं थी। वे शतरंज खेल के प्रति अपनी जिद और निकम्मेपन के कारण आपस में ही लड़कर मर जाते हैं। और ये कहानी पतनशील सामंती व्यवस्था और देश के प्रति उनकी उदासीनता पर एक तीखा व्यंग है। देश में इतनी परेशानी चल रही है, ब्रिटिशर जो है वो धीरे धीरे कब्जा करने लगे हैं, लेकिन ये दोनों पूरी तरीके से उस बातों पर ध्यान न देते हुए अपने ही खेल में व्यस्त रहते हैं और कहा जाए तो अपनी उदासीनता में ही लगे रहते हैं। अब यहाँ पे इकाई 3 वैचारिक लेख एवं निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध उत्साह का मूल संदेश क्या था? तो पहले, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार और इतिहासकार हैं। आपको पता होगा इन्हीं के नाम पे शुक्ल युग की स्थापना हुई है। उत्साह इनका अत्यंत प्रसिद्ध मनोविकार संबंधित निबंध है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब उत्साह निबंध का संदेश क्या है? शुक्ल जी के अनुसार उत्साह एक ऐसी सकारात्मक मानसिक वृत्ति है जिसमें आनंद और क्रम का योग होता है। देखो, आपको सिंपल सी ध्यान रखना है, ये सकारात्मक है क्योंकि इसमें आनंद तो होता है, साथ में कर्म कर्म भी जुड़ा होता है। केवल मन से किसी अच्छे कार्य को करने का विचार लाना उत्साह नहीं होता। सिर्फ आप सोच रहे हो कि मैं ये अच्छा करूंगा, ये अच्छा करूंगा, तो सोचने का मतलब उत्साह नहीं है। उस कार्य को पूरा करने के लिए जब व्यक्ति कोई टेंशन, कोई कठिनाई की फिक्र नहीं करता है और आनंद के साथ आगे बढ़ता है, तो उसी को उत्साह कहते हैं। जैसे अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, आपने कोई टारगेट बनाया होगा, अब आपको उसके प्रति आगे बढ़ना है, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, परेशानी आए, कठिनाई आए, आप आगे बढ़ोगे। इसी का नाम है उत्साह। उत्साह मनुष्य को जीवन में कर्मठ, साहसी और प्रेरणावान बनाता है। आलस्य जो है वो उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि आलस्य आपको आगे बढ़ने से, अच्छे काम करने से रोकता है। अगला है प्रश्न 6, रामधारी सिंह दिनकर के निबंध भारत एक है के मुख्य विचारों पर स्पष्ट कीजिए। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर है, ये राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। अपनी ओजस्वी रचना और सांस्कृतिक निबंधों के लिए ये बहुत जाने माने हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। मुख्य विचार भारत एक है, ये निबंध में दिनकर जी ने भारत की सामाजिक संस्कृति और राष्ट्रीय एकता पर बल दिया है। ये बताते हैं किस तरीके से भारत में कंपोजिट कल्चर है, किस तरीके से भारत एक रहता है। ये बता रहे हैं कि भले ही भौगोलिक रूप से देखा जाए तो भारत में अनेक जातियां, भाषाएं, धर्म और संस्कृति है, किंतु अंतरात्मा से पूरा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है। समय समय पर बाहरी आक्रमण होते हैं देश पे। इतने आंतरिक परिवर्तन के बाद भी भारत में आज भी एकता अक्षुण्ण रही है, मतलब एकता देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति धारा हमेशा से जोड़ने वाली रही है, तोड़ने वाली नहीं। हम हमेशा लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, अपने से जोड़ते हैं, ना कि तोड़ते हैं। हमेशा हम लोगों का वेलकम करते हैं। अतिथि देवो भव, वासुदेव कुटुंबकम उदाहरण है इसका। अब आ गए इकाई 4 पे, हिंदी व्याकरण। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ या शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार में अपन ने प्र जोड़ा तो प्रहार बन गया। प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ के परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। जैसे ता, सुंदर प्लस ता सुंदरता, मधुर प्लस ता मधुरता, है ना। ये सीधे उपसर्ग और प्रत्यय है। सिंपल उपसर्ग आगे लगाते हैं, जैसे सफल में आ लगा दो तो असफल बन जाता है, स्वस्थ में आ लगा दो तो अस्वस्थ बन जाता है, वो चीज होती है। और प्रत्यय पीछे लगते से वाला, तो दूध प्लस वाला दूध वाला, चाय प्लस वाला चाय वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द के विभिन्न प्रकार तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी को समझाइए। देखिए, तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग करते हैं। जो संस्कृत में है वैसा के वैसे ही हम उसको हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, पर कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, जल। तद्भव शब्द क्या होते हैं? ये संस्कृत के शब्द हैं जिनको रूप बदलकर हिंदी में लाए गए हैं। जैसे अग्नि को हम आग बोलते हैं, सूर्य को हम सूरज बोलते हैं, जल को हम पानी बोलते हैं। देशज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण स्थानीय बोलियों से हिंदी में आ गए हैं। जैसे लोटा, खिड़की, पगड़ी। ये शब्द कैसे हैं? क्षेत्रीय प्रभाव, अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाते थे और उसकी वजह से ये हिंदी में आ गए हैं धीरे से। और विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो हिंदी के अलावा जो विदेशी भाषाएं, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उनसे हिंदी में आए हैं। जैसे डॉक्टर, तारीख, जमीन, अनार। ये शब्द क्या है? विदेशी शब्द। इनको भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है इकाई 5 से, विराम चिन्ह और संक्षेपण। हिंदी के प्रमुख विराम चिन्हों के नाम लिखिए और 3 को समझाइए। देखिए, विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं? पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादि बोधक, संयोजक और उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम और अल्प विराम। देखो, पूर्ण विराम में पूरा होता है बेटा। हिंदी में समाप्त होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम आम खाता है, पूर्ण विराम, मतलब ये वाक्य समाप्त हो गया, उसके एंड में लगा रहे हैं। अल्प विराम क्या लगाते हैं? जहां पर थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम, कॉमा, श्याम और मोहन गए,
तो ये बीच में राम श्याम के बीच में जो कॉमा लगाया है वो बता रहा है कि आपको रुकना है। देखिए विराम चिन्ह शब्दों का सही अर्थ बताने में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि रुको मत जाओ। अगर आप इसको ठीक से पढ़ो तो अपन क्या बोलेंगे, रुको यानी आपको वेट करना है, मत जाओ मतलब जाना नहीं है। लेकिन अगर वही मैं यहां से ये रुको के बाद हटा के मत के बाद लगा दूं, तब क्या हो जाएगा, रुको मत जाओ, यानी आपको बोल रहे हैं कि वेट नहीं करना, तुरंत निकलो। तो एक एक जो चिन्ह होते हैं इनका बहुत महत्व होता है ताकि हम शब्दों का सही अर्थ समझ पाएं। प्रश्न सूचक चिन्ह क्या होते हैं, अगर हम वाक्य में कोई प्रश्न पूछते हैं तो अंत में इसका प्रयोग करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का। 10वां क्वेश्चन, संक्षेपण से क्या आशय है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। तो बेटा किसी बड़े गद्यांश, बड़े लेख या भाषण के मुख्य विचार को सार के रूप में कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। यह मुख्य भाग का लगभग 1/3 होना चाहिए। देखिए जैसे कि मान लो एक बड़ा सा स्पीच आपके सामने है, अब आप उसको बड़े स्पीच को छोटा करना है आपको और किसी को बताना है, तो हम उस स्पीच की इंपॉर्टेंट बातें निकाल लेंगे और शॉर्ट में समझा देंगे। सिंपली आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी कैसे अपन घर आके शॉर्ट में अपने फ्रेंड को बता देते हैं, घर वालों को बता देते हैं, वही संक्षेपण होता है। इसको प्रेसी राइटिंग भी बोलते हैं। एक बड़े पैराग्राफ को शॉर्ट में लिख लेना, लेकिन लिखते वक्त ध्यान रखना है कि उस पैराग्राफ की सारी महत्वपूर्ण बारीकियां उसमें होना चाहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट बात उसमें से मिस नहीं होना चाहिए। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, संक्षेपण हमेशा संक्षिप्त, स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। ये मूल गद्यांश के सभी मुख्य बिंदु और तथ्य शामिल होना चाहिए। मैंने आपको बोला ना, शॉर्ट करना है इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, आपको उसके सारे मेन पॉइंट्स उस पैराग्राफ के उस शॉर्ट समरी या संक्षिप्त में होना चाहिए। इसमें अनावश्यक विस्तार, उदाहरण या अलंकार को हटा देना चाहिए। आपको लग रहा है कि कुछ मतलब के उदाहरण दे रखे हैं, बड़ा विस्तार कर रखा है, उनको छोड़ो, आपको कीवर्ड्स को लिखने पे ध्यान रखना है। यह हमेशा अपनी भाषा में तृतीय पुरुष में लिखा जाना चाहिए। तो ये थे बेटा टॉप 10 क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको 5 इकाई कंप्लीट करा दी है और उन इकाई के मेन क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हो और आप चाहते हैं कि आपको हर एक यूनिट के सारे क्वेश्चंस मिले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद सॉल्यूशन, तो आप इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक डालने वाला हूँ जहाँ पर चैप्टर वाइज समरी भी है और राइटर्स का जीवन परिचय भी है, उसको देखना मत भूलना। अगर आप वो कर लेते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा एग्जाम में। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।